बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गिरने के बाद भले ही बीजेपी की सरकार फिर से बन गई है, लेकिन सिंधिया फैक्टर की वजह से बीजेपी में बैलेंस बनाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। कैबिनेट के बाद संगठन में भी सिंधिया खेमे की धमक दिखी। वहीं अब निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर भी बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है, क्योंकि आगे पंचायत और नगरीय निकाय के साथ ही लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी सिर पर हैं। सिंधिया खेमे के अलावा बीजेपी में पहले से असंतुष्टों का एक दूसरा खेमा भी तैयार बैठा है, जो कैबिनेट में भागीदारी को लेकर समय समय पर आवाज उठाता रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने असंतुष्टों को साधना बड़ी चुनौती है। आखिर इसके लिए बीजेपी क्या गेम प्लान बना रही है? उधर कांग्रेस इसे सीधे सीधे बीजेपी की गुटबाजी बता रही है और इस गुटबाजी के बीच अपने लिए मौका भी तलाश रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सबसे पहले दोनों ही के पक्ष सुन लेते हैं। तो सरकार बनी है और सिंधिया जी अपने खेमे के साथ वहाँ पहुँचे हैं, तो लगातार बीजेपी में एक बिखराव है। हम देख रहे हैं रामपाल सिंह जी और राजेंद्र शुक्ला जैसे लोग, संजय पाठक जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं और पहले मंत्री बना लिए, फिर सिंधिया जी ने जो बीजेपी की कारखानी उसमें काफ़ी 70-80 लोग अपने जुड़वा लिए। अब निगम मंडल में लगे हैं। जो लोग चुनाव हार गए मंत्री, उनको निगम मंडल में लाने के प्रयास हो रहा है। तो कुल मिला के एक बिखरा हुआ पूरी बीजेपी हो गई है। दो गुट हो गए हैं बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी सरकार में या संगठन में तमाम प्रकार के निर्णय समय आने पर जो हमारे अधिकार क्षेत्र प्राप्त नेता हैं वो लेते हैं, आपस में सामूहिक चिंतन, सामूहिक विमर्श करने के पश्चात लेते हैं और उसी दृष्टि से ले लिए जाएंगे। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर के किस तरह की खींचतान चल रही है, इसी को लेकर हम आज बात कर रहे हैं। और क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको दिखाते हैं। हमारा आज का सवाल, निगम मंडल में नियुक्तियां बटेंगी क्या असंतुष्टों को रेवड़ियां? आगे है चुनाव का आगाज, कई दिग्गज हैं अभी नाराज। असंतुष्टों का खेमा, सिंधिया समर्थक भी जमा। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, दावेदारों का है ध्यान। एमपी बीजेपी का आखिर क्या है गेम प्लान, इसी पर करेंगे आज बात और करेंगे आपकी बात। इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया जी। बहुत बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यशपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ सतीश शिकरवार भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं सीधे सबसे पहले आता हूं सतीश जी आपके पास। क्या लगता है सर, कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? क्योंकि हमने देखा कि पहले मंत्रिमंडल में सिंधिया खेमे को एडजस्ट करने में बहुत पसीने छूटे और जाहिर सी बात है कि कुछ अपने नाराज हो जाते हैं क्योंकि सीमित संख्या होती है मंत्रियों की। उसके बाद हमने संगठन में भी देखा कि किस तरह से सिंधिया खेमा जो है वो बहुत हावी रहा। क्या आपको लगता है निगम मंडलों को लेकर के भी ऐसा ही दबाव है? सतीश जी आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी सतीश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के ऊपर अभी बहुत दबाव है क्योंकि उन्हें असंतुष्टों को भी साधना है और सिंधिया खेमे को भी साधना है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो चल रहा है वो सबको विदित है। इस समय की जो स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति में बता सकता हूं कि यहाँ का जो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है अपने आप को ठगा हुआ, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी के आने के बाद उनके समर्थकों का दबदबा और बोलबाला इस संभाग में बढ़ता जा रहा है और मूल कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलते जा रहे हैं। तो मूल कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। निश्चित रूप से पूरी पार्टी दबाव में, उधर सिंधिया जी का दबाव, उधर भारतीय जनता पार्टी भी कई गुटों में, कई खुद में बटी हुई है। और इस समय संगठन को लेकर और सत्ता को लेकर, चाहे वो निगम मंडल हो, चाहे विभिन्न पद हो,
उनको लेकर जिस प्रकार से गुटबाजी हावी है, आज पार्टी ये तय नहीं कर पा रही किसको बनाएं, किसको छोड़ें, किसको रखें, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी का अंदर का अपना जो गुटबंदी है वो, दूसरा सिंधिया खेमे के जो लोग पार्टी में आए हैं उनका भी दबाव है, दबदबा है कि वो भी चाहते हैं कि ये निगम मंडल में उनको जगह मिले, संगठन में उनको जगह मिले, और वो धीरे धीरे पार्टी पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी में असंतोष दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यशपाल जी से पूछ लेते हैं कितना असंतोष है। यशपाल जी, क्या वाकई में इतनी दिक्कत है सभी को साधना, या आपको लग रहा है कि बीजेपी बड़ा संगठन है, ये सब चीजें होती रहती हैं? नहीं, मिश्रा जी अच्छा है। अगर कांग्रेस गलत फहमी में है और गलत फहमी में रह करके ध्यान उसका इधर ही है, तो हम तो चाहते हैं कि ध्यान उनका इसी में बना रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिश्रा जी जिस हिसाब से काम करता है संगठनात्मक दृष्टिकोण से, और देखिए अभी मैं पीसी शर्मा जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे मिश्रा जी के 2 गुटों में बढ़ गई। एक गुट का तो नाम बता दे कम से कम, गुट किसका? मल्लाथ जी का गुट और दिग्विजय सिंह जी का गुट, ये तो समझ में आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों गुट में से किसी एक गुट का तो नाम बता दे। हमारे यहाँ एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और इस संगठन के लाइन पे चल करके मिश्रा जी अगर यह भी मान लिया जाए कि सिंधिया समर्थकों को साधने की कोशिश की गई है या की जाएगी, तो मिश्रा जी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 400 से अधिक हमारे जो प्रादेशिक जो हमारी बॉडी बनी है, प्रदेश कार्य समिति बनी है, उसमें यदि सिंधिया जी के वे साथी सहयोगी जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए सिंधिया जी के साथ, तो हमने उनको भी तवज्जो दिया। और मिश्रा जी बात यही समाप्त नहीं होती है। अगर हमारे जिले की कार्यकारिणी बनी है और जिले के वे कद्दावर नेता जो 20-20, 30-30 साल से कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, और संगठन ने तय किया है कि नहीं भाई ये सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो हमने मिश्रा जी जिले की बॉडी में भी, जिले की कार्य समिति में भी, प्रादेशिक कार्य समिति में भी सिंधिया के साथ रहने वाले, कांग्रेस को छोड़कर के आने वाले लोगों को हमने स्थान उपलब्ध कराया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मिश्रा जी निगम मंडल कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। देखिए दगा तो किया तो दिग्विजय सिंह जी ने किया, कमलनाथ जी ने किया, फूल सिंह बरैया जी को सेकंड पंक्ति में रखा था राज्यसभा में। अगर कांग्रेस का इतना बड़ा मन होता मिश्रा जी, तो फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में प्रथम प्राथमिकता के आधार पर भेज देते। तो कांग्रेस तो गेम खेलती है और हम गेम नहीं खेलते, हम तो मैदान में काम करते हैं सामंजस्यता के साथ, सौजन्यता के साथ। और निगम मंडल का इतना बड़ा कोई चिंता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कि हमको कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी या दिक्कत आएगी। वो छोटा मसला है, वो छोटा काम है मिश्रा जी। जिस दिन संगठन चाह लेगा उस दिन निगम मंडल की नियुक्तियां हो जाएगी। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में उतनी दिक्कतें हैं जितनी कांग्रेस कह रही है, या उतना आसान है जितना सिसोदिया जी कह रहे हैं, या बीच में कहीं फंसी हुई है बीजेपी और संतुलन करना मुश्किल तो है लेकिन करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है? अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि संतुलन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज बताया, आपने ये देखा होगा जब 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आपने देखा होगा 21 अप्रैल को, एक महीने बाद वो 5 मिनिस्टर बना पाए। चैलेंज छोटा नहीं है। चैलेंज के मैं उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण, उन्होंने जुलाई में एक्सपेंशन किया, इसके बाद प्रभारी मंत्री 1.5 साल बाद बना पाए। कहीं ना कहीं बैलेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने, क्योंकि ये जो सरकार बीजेपी की बनी है वो सामान्य सरकार नहीं है। वो एक कांग्रेस का एक गुट, सिंधिया के समर्थकों का गुट बीजेपी के साथ आया और उन्होंने अपनी जी लगता है ऑडियो जो है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का हमसे मिस हुआ है, हम फिर से उनके से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, बीजेपी के पास इतने मौके हैं कि वो निगम मंडल पार्षद के अध्यक्ष के लिए भी ओपन कर रही है, मंत्रिमंडल में भी जो रेवड़ियां जिसको कहा जाता है, वो बहुत सारी रेवड़ियां भी तो हैं उनके पास बांटने के लिए। अब आने वाले उसमें टिकट बांटेंगे, वो पंचायतों के चुनाव, नगरीय निकायों के चुनाव, उसके लिए भी है, तो बहुत जगह है उनको सेटल करने के लिए लोगों को। सतीश जी, आपको लगता है कि नहीं दिक्कतें होंगी? अच्छा, डॉक्टर सत्यप्रकाश, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? एक बार मैं सतीश जी आपके पास आऊंगा, अगर सत्यप्रकाश जी सुन पा रहे हैं तो। जी प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुन रहा हूं जी। एक्चुअली क्या है कि ये वाकई बिग चैलेंज है सीएम शिवराज के सामने। मैंने बताया कि जैसा कि पहला मंत्रिमंडल का गठन, फिर उसका विस्तार,
फिर प्रभारी मंत्रियों का बनाना, ये बैलेंस बिठाना है। क्योंकि सिंधिया जी के साथ जो लोग आए हैं उन्होंने अपनी विधायकी दांव पर लगाई। जो 26 इलेक्शंस हुए बाईपोल्स, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों के बीजेपी में जाने के कारण हुए, तो दो तो सामान्य मौत के कारण हुए थे। तो उन 26 में आपने देखा होगा कि 18 सीट्स भाजपा ने जीती, और जो बकाया की 8 सीट्स पर जो लोग हारे हैं, भाजपा जो लोग कांग्रेस के साथ गए थे, उनका भविष्य भी तय करना सिंधिया के ऊपर बड़ा दबाव है, जिसमें इमरती देवी उनकी खास, एदल सिंह कंशाना और तीसरे दंडोतिया। तो ये चीजों, इनको बकाया के 5 विधायकों को साथ में लेकर जाना, और उनका जो, जैसा कि मैं आपको बहुत बताऊं, जब सिंधिया जी यूनियन मिनिस्टर बने, इमरती जी उनसे मिलने गई, एक फोटो वायरल हुआ, वो बड़ा भावनात्मक फोटो था। कहीं ना कहीं वो ये दुख व्यक्त था कि महाराज मैंने आपके लिए, सिंधिया ये कि आपके लिए मैंने क्या गंवा दिया, और आज हम आपको इस मौके पर देख रहे हैं। हालांकि लोगों ने उसके गलत अंदाज लगाए, वो नहीं है, वो एक भावनात्मक फोटो था। और उस फोटो में ये सब बयां होता है कि उनके बलिदान के कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जिसके कारण सिंधिया जी यूनियन मिनिस्टर हैं। तो इसलिए उनका भी तो एक नैतिक दबाव सिंधिया जी के ऊपर भी है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है। सतीश जी, आपको लगता है कि ये नैतिक दबाव सिंधिया जी के ऊपर है कि जो अपने लोगों को साथ लेकर गए हैं उन्हें मोबिलाइज कराया जाए, चाहे वो जीते हैं चाहे हारे हैं, और जब ये दबाव लेकर वो बीजेपी में आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह दबाव अब पार्टी को भी झेलना होगा? निश्चित रूप से पार्टी पूरी दबाव में काम कर ही रही है, क्योंकि पार्टी को उन्होंने गिफ्ट में जिस प्रकार सरकार दी है जी, जनता ने तो उस सरकार को बाहर कर दिया था, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के साथ धोखाधड़ी करके जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, सिंधिया जी को मंत्री पद दिलवाया है, तो निश्चित रूप से सिंधिया जी पे दबाव होगा कि उनके समर्थकों को वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कराएं। और माननीय सिसोदिया जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा फूल सिंह बरैया जी पहले भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कितनी चिंता की, कांग्रेस ने उनको राज्यसभा का चुनाव लड़ाया, कांग्रेस ने विधानसभा का टिकट दिया, आने वाले समय में उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा रखेगी, तभी वो कांग्रेस में आए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग कांग्रेस से गए थे, कितने लोग बसपा से गए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्या मान सम्मान दे दिया। ये तो उनकी सरकार बनाई है इसलिए इनको मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद इनकी भी क्या परिस्थिति होगी, इनकी भी क्या स्थिति होगी, सब जानते हैं, और इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो कुछ भी चल रहा है इस समय, जो कुछ भी चल रहा है इस समय, पूरी भारतीय जनता पार्टी दबाव में, ये तय नहीं कर पाई क्या करें क्या नहीं करें, और लगातार जिस प्रकार डिले हो रहा है, संगठन भी डिले हो रहा है, संगठन की कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पा रही। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी पहले नहीं होता था कि 6-6, 8-8 महीने में भी जिले की बॉडी नहीं बन पा रही, प्रदेश की बॉडी नहीं बन पा रही, हमारे मंत्रिमंडल का गठन समय पे नहीं हो पा रहा, हमारे प्रभारी मंत्री समय पे नहीं बन पा रहे, और जिला की जो बैठकें हैं, जिला योजना समिति की बैठक और तमाम बैठकें समय पे नहीं हो पा रही। इसलिए नहीं हो पा रही कि अभी तय नहीं है कि कौन क्या है, लेकिन धीरे धीरे उनको कितने विलंब के बाद सब हुआ। तो इसमें कुल मिला के जो अंतर्द्वंद चल रहा है, आज भी जो कांग्रेस पे ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस की गुटों में कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में, कई धड़ों में बटी हुई है, और उसका आज उसी का परिणाम है कि ये सब संगठन की जो स्थिति है, आज संगठन को बना नहीं पा रहे हैं। जिले में कई जिलाध्यक्ष पिछले 6-6 महीने घोषणा हो गई उनको, लेकिन अभी की जिले की कार्यकारिणी, जिले की बॉडी और मंडलों की बॉडी नहीं बना पाए। ठीक है यशपाल जी, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा सर, अभी निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां काफी लंबे समय से खिंच रही है, और ये आम कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी खेमे का हो, खेमे का ना हो, बीजेपी का हो, वो नाराज है इसको लेकर के। और जाहिर सी बात है कि निगम मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां अगर इतनी ही गैर जरूरी हैं तो क्यों जाती हैं, और अगर इतनी जरूरी हैं तो फिर उन्हें वक्त पर क्यों नहीं कर लिया गया सर? इसके पीछे क्या संगठन क्यों लेट हो गया? मिश्रा जी, एक तो मैं आदरणीय पत्रकार श्री शर्मा जी की बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं कि देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता जो थी वो कोरोना के संघर्ष को लेकर के थी। तब प्रभारी मंत्रियों को बुला करके कोई उद्घाटन शिलान्यास तो कराना नहीं था। निगम मंडल की भी जब आप बात कर रहे हैं तो कोरोना के इस कालखंड में आज हमने जिस प्रकार से स्थायित्व देते हुए जो प्रभारी मंत्री बनाए हैं, योजना समिति की बैठकें शुरू हो गई है। मिश्रा जी, हमारी पहली प्राथमिकता कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, उस दूसरी लहर में चुनौतियां हमारे सामने थी। अब हम उसकी पूर्ति करते, उसमें ध्यान बटाते कि निगम मंडल के अध्यक्षों की पदस्थापना करते, या प्रभारी मंत्रियों को प्रभार दे करके क्या बताते हम कि जिला योजना समिति की बैठक हो सकती थी क्या कोरोना के दौरान, जब प्रोटोकॉल अलाउ नहीं कर रहा था। हमारा जो पूरा सिस्टम था वो हेल्थ डिपार्टमेंट पे ही आकर के अटका पड़ा था।
तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी चुनौतियों में आखिर ये जो दो चीजें बार बार आ रही है कि कोरोना के द्वितीय लहर के समय में आप लोगों ने प्रभारी मंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए, कोविड प्रभारी बना दिए थे, उज्जैन में अलग बना दिया था, इंदौर में अलग बना दिया था, रतलाम में अलग बना दिए थे। वो कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने उन क्षेत्रों में जहां पर उनको कोविड का प्रभारी बनाया था, एक तरह से हमारा फोकस मिश्रा जी पूरा के पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के था। फिर हमने ये नहीं कहा कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दूसरी जो लहर थी कोविड की, उसकी तैयारी को लेकर के थी। और जहां तक निगम मंडल का सवाल है मिश्रा जी, आज नहीं तो कल इसकी आपूर्ति हो जाएगी, क्योंकि देखिए फुल फ्लैश मंत्री लोग अभी काम कर रहे हैं और उनके अधीनस्थ रहना निगम मंडल के जो भी बनेंगे। तो जब सरकार काम कर रही है, मंत्रिमंडल काम कर रहा है, प्रभारी मंत्री काम कर रहे हैं, जिला योजना समिति की बैठकें प्रारंभ हो गई है, तो आज के आज इसकी नियुक्ति करना मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा उचित नहीं है। लेकिन जिस फ्लोर पर, जिस प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बैठता है, अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो आज नहीं तो कल इन निगम मंडलों की पूर्ति हो जाए। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास आता हूं। जिस तरह से अभी निगम मंडलों की नियुक्तियां होनी हैं और इसके बाद बड़े तौर पर जो सबसे बड़ी एक बार फिर से अग्नि परीक्षा होगी बीजेपी संगठन के सामने, वो होगी नगरीय निकाय चुनाव में टिकटों का वितरण। क्या आपको लगता है कि यहां पर जो अभी चीजें अंदरूनी तौर पर दिख रही है, जिसे कांग्रेस देख रही है, महसूस कर रही है, जिससे बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, वो शायद सतह पर भी आ जाए, ऐसी कोई आशंका है बीजेपी के अंदर जो चल रहा है? क्योंकि हमने देखा अजय विश्नोई, हमने देखा है जयंत मलैया, हमने देखे हैं मैहर विधायक, तमाम ये जो लोग हैं, ये लोग खुल करके अब पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलने लगे हैं, जो दबी जुबान में बोलते थे। तो क्या अब ये हाई टाइम है और शायद अब ये सतह पर आए? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूं, भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है जी। मुझे मालूम है जब इसका गठन हुआ, चूंकि इसका ओरिजिन ग्वालियर से है, तो मैं जानता हूं कि कब से उठ के 2 सीट्स लोकसभा में होकर 98 आई। उसके बाद आपने देखा होगा अटल जी की 2 बार गवर्नमेंट बनी और दूसरी बार आज नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। तो आप इसको सोचिए, कैडर बेस्ड पार्टी, जिसने चटाई बिछाई है, जिसने जाजम बिछाई है, उस कार्यकर्ता को भी शिवराज सिंह जी को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उन लोगों में असंतुष्ट हो गया। दूसरी आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं और सिसोदिया जी की भी कहना चाहता हूं कि मार्च में मध्य प्रदेश कोविड से हिट नहीं हुआ था। ये मैं आपको जानकारी बताऊं, मैं खबर लिखता हूं, मुझे पता है, आर्टिकल लिखता हूं कि ये आपने खुद ही 25 मार्च से तो यहां पर कोविड का वो लगा था। लेकिन ये पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं, अनुशासन मेंटेन करके चलती, कितना भी असंतोष हो लेकिन वो असंतोष को मेंटेन कर लेती। मैंने देखा, जिससे आपने देखा कई सारे लीडर्स बीच में आए, कितनी सारी सीट्स थी, 28 सीट्स में से कितना चैलेंजिंग थी ये उस समय, कि जबकि लोगों का भविष्य दांव पर लगा था, लेकिन फिर भी किसी की आवाज अंदर से नहीं आई। इस पार्टी की खासियत है, तभी तो माना जाता है कि ये विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा भुगत रही है कि उसमें डिसिप्लिन की कमी है। तो ये डिसिप्लिन के आधार पर, दबाव के आधार पर उनके जो असंतोष है उसको ये शांत कर लेते हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि बात कहीं ना कहीं सुलग रही है। जो कैडर है, जो प्रॉपर कैडर है बीजेपी का, उसको भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आरएसएस एक फैक्टर है, नरेंद्र सिंह तोमर एक फैक्टर है, कैलाश विजयवर्गीय एक फैक्टर है। इन सबको सेटिस्फाइड करना इस नॉमिनेशन या इन अपॉइंटमेंट्स में, कॉर्पोरेशन या बोर्ड्स में देखना पड़ेगा। तभी बीजेपी को आगे 4 बाईपोल्स भी लड़ने यहां पर और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी देखने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल ये उठता है सर, मैं आता हूं सतीश जी आपके पास। क्या देखिए, हम केवल बीजेपी को, कांग्रेस की जो पार्टी है, क्या वो बीजेपी को केवल देख करके खुश होती रहेगी कि वहां क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी है, आप भी संगठन में अभी बदलाव कर रहे हैं, 3 जिला अध्यक्षों को आपको बदलना पड़ा, अभी आप भी उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं और अभी आप भी सिंधिया जी के जाने के आफ्टर इफेक्ट से उबर नहीं पाए हैं। अभी उनके चुन चुन करके उनके लोगों को, उनसे जुड़े लोगों को इधर उधर किया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है, जो रह गए हैं लेकिन जिनके ऊपर तमगा है कि शायद वो उधर के लिए ज़्यादा उनकी आस्था है। तो क्या कांग्रेस तैयार है पूरी तरह से बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए? कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। उपचुनाव में भी जिस प्रकार धनबल, जनबल, सत्ता और सबका दुरुपयोग होने के बाद भी ग्वालियर, चंबल संभाग से लेकर सभी जगह जो स्थिति थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी 8-9 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। उसके बाद अभी दमोह उपचुनाव हुआ, दमोह में भी जिस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हुआ, जिस प्रकार सत्ता का, धनबल का, जनबल का, उसके बाद भी
कांग्रेस पार्टी को विजयश्री मिली। आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की हालत है, चाहे वो कोविड को लेकर, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों पे खाने के लिए रोटी नहीं है, इस प्रकार बिजली की वजह से लोग परेशान हैं, महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो आज स्थिति उलट है। आज चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से जनता, कांग्रेस पार्टी का चुनाव जनता लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। अभी आपने दमोह का भी चुनाव देखा, आने वाले समय में भी 3 उपचुनाव होने वाले हैं, वो भी देखेंगे, और 2023 का भी चुनाव आएगा, तब इनको पता लगेगा क्या स्थिति। ठीक है। यशपाल जी, क्या आपको लगता है कि ये सही टाइम है? क्योंकि अब देखिए, हम देख रहे हैं कि केंद्र में भी संगठन को लेकर के चिंता थी, फेरबदल कर दिया गया। कोविड के बाद बहुत कम वक्त बचा है, बहुत काम करना है, और कोविड के कारण चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सैद्धांतिक तौर पर भी और स्वाभाविक तौर पर भी सरकार की जिम्मेदारी होती है किसी महामारी से निपटने के लिए। सबसे बड़ी महामारी आई है तो जाहिर सी बात है जनता में असंतोष रहेगा ही, सरकार के प्रति ही रहेगा, विपक्ष के प्रति नहीं रहेगा। तो अब क्या आपको लगता नहीं कि ये बिल्कुल सही टाइम है, जल्द से जल्द संगठन, निगम मंडल और नगरीय निकायों को लेकर के जो चीजें अटकी पड़ी हैं उन्हें निपटा दिया जाए? देखिए, मैं मिश्रा जी फिर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सतही तौर पे अपना जो भी हमारा जो संगठन का कामकाज चल रहा है, हम एक दिन भी चुप नहीं बैठते हैं। अगर आज निर्देश आते हैं कि कल वर्चुअल में जुड़ना है या हमको पोलिंग बूथ पर कोई कार्यक्रम हाथ में लेना है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक, पोलिंग बूथ तक हमारी टीम लगातार तैयार रहती है। और अभी वर्तमान के दौर में भी हमको जिस प्रकार से प्रशिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन राष्ट्रीय मुद्दों से, उन प्रादेशिक मुद्दों से, विदेश नीति को लेकर के, या जो जो भी हमारे अभी जो वर्चुअल चल रहे हैं, उन सब में हम अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और इसी सक्रिय भूमिका के साथ साथ अगर कल चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका, नगर निगम के लिए भी तैयार है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत के लिए भी तैयार है। और जहां तक आपने कहा है कि इन सारी परिस्थितियों के बीच में, चुनौतियों के बीच में, जैसा आपने बताया है, निगम मंडल का गठन होगा या नहीं होगा या कब होगा, इसके बारे में भी मैं बता सकता हूं कि संगठन निश्चित रूप से इसकी अद्यतन अध्ययन कर रहा होगा। और समय आने पर निगम मंडल हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आप देखिए कि इतनी नियुक्तियां और इतना प्रभार और इतना प्रदेश कार्य समिति की गठन, जिले का गठन, इस सबके बाद भी आप बताइए विरोध कहां हुआ है? हमारे इसमें विरोध नहीं होता। शर्मा जी बहुत ठीक बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब पत्रकार। हम इसलिए विरोध नहीं करते कि संगठन की भावना को हम समझते हैं। हमारी जो हमारी मूल आधार है, संगठन की संरचना, संगठन का अनुशासन, संगठन का निर्देश, उसका पालन करते हुए हम चरैवेती का घोष करते हुए आगे चलते चले जाते हैं, पीछे पलट के हम लोग नहीं देखते। डॉक्टर शर्मा, क्या ये बड़ी वजह है कि बीजेपी शायद क्योंकि बीजेपी को संगठन चलाना आता है, बीजेपी भी ये बात समझती है कि अगर हम देरी कर रहे हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने टाइमिंग सेट कर ली है कि चुनाव से थोड़ा पहले ही ये सब चीजें करें ताकि असंतोष के उठने का सवाल ना रहे। उसके बाद लोगों को लगे कि हमें बड़ी चुनौती में जाना है, और उस वक्त लोग उस आस में कि ठीक है अगर अभी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो शायद विधानसभा जो आने वाला 1-1.5 साल बाद, उस टाइम पर हमें टिकट मिल जाए, हम क्यों अपनी छवि खराब करें पार्टी की नजरों में। तो क्या ये टाइमिंग बहुत सोच समझ के डिले की जा रही है सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी, आपको बताएं अभिलाष जी कि बीजेपी का, मैं आपको बार बार फिर कह रहा हूं, ये सामान्य गवर्नमेंट नहीं है मध्य प्रदेश की। चाहे सिसोदिया जी कहें या डॉक्टर सतीश कहें, जो भी कह रहे हैं, लेकिन ये सामान्य हालातों में बनी हुई गवर्नमेंट नहीं है। ये ऐसे हालात में बनी एक विशेष व्यक्ति के विशेष सहयोग के कारण गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है। तो उस व्यक्ति के साथ आना, उनको सेटिस्फाइड करना, दूसरा अपने कैडर के बीच में बैलेंस बिठाना, ये चैलेंज है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसी के कारण बीजेपी ने कभी भी इन चीजों में डिले नहीं किया, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है वो ऊपर के आदेश को अक्षरशः मानता है। लेकिन अभी जो नया कैडर जुड़ा है, जो कैडर में शामिल हो रहे हैं, वो लोग अभी इसके कल्चर को नहीं समझते हैं। वो तो इसलिए इस कंडीशन के कारण ही सत्ता के लिए आए हैं। अतः उनमें बैलेंस बिठाना और अपने पार्टी वर्कर्स को बैलेंस बिठाना, ये चैलेंज है सामने। और आपको एक चीज बताऊं, जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि जो हमारा वर्कर है, जिसने हमारे लिए शुरू से काम किया है, उसको कहीं ना कहीं अगर वो इलेक्शन मोड में नहीं जा पा रहा है तो उसको नॉमिनेशन करके या उसको अपॉइंटमेंट करके किसी कमीशन में या कहीं ना करके उसको सेटिस्फाइड किया जाए, जिससे कि उसका उत्साह न टूटे। और बीजेपी ने मेरे ख्याल से ये काम करने में निभाया।
बस इसी कार्यकाल में ये डिले कर रही है। अदरवाइज मैंने शिवराज सिंह जी के 3 कार्यकाल देखे हैं, ठीक है। उनको भी मैंने खूब लिखा है, तो वहां ऐसा देखने को मुझे नहीं मिला है। ठीक है सतीश जी, अंतिम सवाल आपसे 20 सेकंड में सर हम हैं हमारे पास। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस तैयार है, क्योंकि संगठन बीजेपी के पास मजबूत है, सब जानते हैं, कांग्रेस का संगठन और मनोबल दोनों को बहुत बढ़ाने की जरूरत है, क्या उसके लिए तैयार है कांग्रेस? तो कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है पूरा बढ़ा हुआ है, मनोबल में किसी प्रकार की कमी नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी तक दबे हुए थे लेकिन अब धीरे धीरे ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलकर मैदान में आ गए हैं, अपनी बात को मुखरता से कह सकते हैं, मुखरता से रख सकते हैं जी। और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता पूरे मन से एकजुट होकर पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम तीनों ही मेहमानों का, सतीश जी आपका, यशपाल जी आपका, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपका। तो मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो किस करवट बैठेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अभी बीजेपी के अंदर उहापोह है, लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि उसे बड़ा संगठन चलाने की क्षमता पता है, और कांग्रेस ये देख रही है कि कितना नुकसान अंदरूनी उठापटक से बीजेपी को हो, बाकी तो वो तैयारी करके बैठी है। आज खास डिबेट में बस इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।